नमस्कार, आपका स्वागत है जीत कोचिंग क्लासेस की अगली वीडियो में, जिसमें हम ऑनलाइन वीडियो नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के पाठ को पढ़ा चुके हैं अपनी पिछली क्लासों में। अब हम आव्यूह को पढ़ा रहे हैं अपनी छठी क्लास में। आव्यूह जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। इसके लिए हमें जानकारी होना चाहिए पंक्ति क्या होती है। पंक्ति आड़े में जो संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें हम पंक्ति कहते हैं। जैसे देखिए, आप 1 2 3 लिखा हुआ है। स्तंभ, खड़े में लिखी हुई संख्याओं को हम स्तंभ कहते हैं। देखिए 1 2 3, ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ होता है। इसके बाद हम आव्यूह की परिभाषा पढ़ते हैं। पंक्ति व स्तंभों के आयताकार विन्यास को आव्यूह कहते हैं, या संख्याओं या फलनों के आयताकार विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। इसे हम बड़े कोष्ठक या छोटे कोष्ठक को बड़े रूप में या डबल मॉड से भी दर्शाते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिखें a बराबर 1 2 3 4 5 6। देखिए, इसमें आयताकार विन्यास लिखा है। नीचे देखिए एक और उदाहरण है 1 2 3 4। दूर दूर संख्याओं को लिखना है, बीच में गैप होना चाहिए। ये 2/2 का है, ऊपर वाला 2/3 का है। किसी भी प्रकार हो सकता है, आड़े में, खड़े में, बराबर, कैसे भी। इस तरह से आव्यूह बनता है। इसके बाद हम आव्यूह की अगली परिभाषा पढ़ते हैं, आव्यूह की कोटि। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ, आव्यूह गलत लिखा है, वो स्तंभ है, तो m गुणा n को आव्यूह की कोटि कहते हैं। यदि उसमें m पंक्तियां और n स्तंभ, n क्या है? स्तंभ, आव्यूह गलत लिखा हुआ है, n स्तंभ हैं, तो m गुणा n को आव्यूह की कोटि कहते हैं। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को आव्यूह की कोटि कहते हैं। उदाहरण a बराबर 1 2 3 4 5 6। इसमें हमने देखा कि 2 पंक्तियां हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 वाली और दूसरी 4 5 6 वाली 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ 1 4 2 5 3 6। इस तरह से 3 स्तंभ हैं और 2 पंक्तियां हैं। ठीक, तो हम इसकी m बराबर 2 पंक्तियों की संख्या, n बराबर 3 स्तंभों की संख्या, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2 गुणा 3। पहले पंक्ति लिखना है, बाद में स्तंभ लिखना है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को हम आव्यूह की कोटि कहते हैं। देखिए 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 करने के बाद जो प्राप्त हो गया, यानी 2 3 6, उसे हम आव्यूह में अवयवों की संख्या कहते हैं। कुल संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इसलिए हम देख सकते हैं गुणा करने पर हमें आव्यूह की संख्या प्राप्त हो जाती है। आव्यूह के अवयवों का निरूपण, आव्यूह को कैसे बनाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है। मान लीजिए a बराबर कोई आव्यूह है, i j। इसे i क्या है? i पंक्ति, j स्तंभ, m गुणा n, इसकी कोटि हो गई। कैसे लिखेंगे? a11 मतलब ये जो 1 है वो पहली पंक्ति में लिखा है और पहले स्तंभ में लिखा है। a12 क्या है? पहली पंक्ति में लिखा है, ऐसे में, आड़े में पहली पंक्ति में, और दूसरे स्तंभ में लिखा हुआ है। a13 क्या है? a13 पहली पंक्ति में लिखा है और तीसरे स्तंभ में लिखा है। पंक्ति आड़े में होती है, स्तंभ खड़े में होता है। ऐसे a21 दूसरी पंक्ति में लिखा है, पहले स्तंभ में लिखा है। दूसरी मतलब आड़े में लिखा हुआ है, दूसरी जो पंक्ति है 21 यानी 21, और पहले स्तंभ में लिखा है। आगे पंक्ति लिखी होती है, पीछे स्तंभ में लिखा हो। जैसे 22 है, 22 दूसरी पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है। 23 की बात करें, 23 कहाँ है?
दूसरी रो में है और थर्ड कॉलम में यानी तीसरे स्तंभ में है। 3-1 तीसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। 3-2 की बात करें, A32 तीसरी रो है, तीसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ में है। A33 तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। इस तरह से चलता है। ये 3x3 का है, ऐसे 2x2 का, 2x3 का, कितने बाई कितने का बन सकता है। इस तरह से अवयव का निरूपण किया जाता है, उसमें अवयवों को रखा जाता है। अगला टॉपिक है अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार सब अवयव के कितने प्रकार होते हैं, कैसे अवयव होते हैं। पहला है स्तंभ अवयव। पूरी परिभाषा ना लिखते हुए शॉर्ट में मेन बात को लिखा गया है। ऐसा अवयव जिसमें एक स्तंभ हो, कितना, एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अवयव कहा जाता है। इसकी कोटि क्या बनेगी, m गुणा 1। क्यों, इसमें स्तंभ की संख्या 1 है। साइड में उदाहरण लिखा है 1 2 3 1 2 3। ये देख लीजिए आप, इसमें 3 रो है, एक कॉलम है, यानी कि 3/1। स्तंभ की संख्या 1 हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। अगली डेफिनेशन पंक्ति अवयव। ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाएगा। एक स्तंभ है तो स्तंभ अवयव, एक पंक्ति है तो पंक्ति अवयव। देख लीजिए इसकी कोटि क्या होगी, 1 गुणा n। कैसे 1 गुणा n, उदाहरण देखिए b बराबर 1 2 3 आड़े में लिखा है, अवयवों के बीच में गैप है, ब्रैकेट में बंद, यानी कि अवयव में लिखा गया है। एक पंक्ति है और इसमें 3 स्तंभ लिखे हैं, एक खड़े में देखा है, 1 फिर 2 फिर 3। समझ आ गया आपको, मतलब एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है। हमें स्तंभ से नहीं मतलब, पंक्ति अवयव में एक पंक्ति होगी, स्तंभ अवयव में एक स्तंभ होगा। अगला तीसरा वर्ग अवयव। वर्ग हम जानते हैं, जिसमें भुजाओं की लंबाई जो है बराबर हो, वर्ग कहलाता है। वैसे ही है ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव। इसकी कोटि क्या होगी, m गुणा m कह दो, p गुणा p कह दो, n गुणा n कह दो, कुछ भी। उदाहरण देख लीजिए 2x2 का लिखा है, 1 2 3 4। 2x2 मतलब 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ। साइड में देखिए एक और b वाला लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 3x3 का है, 3x3 का मतलब 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ। तो इसे हम कौन सा अवयव कहेंगे, वर्ग अवयव। और आप किताब में पढ़े, किताब में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, थ्योरी में मैं बोल दे रहा हूँ और आपको। अगला है चौथा विकर्ण अवयव। सब विकर्ण अवयव नाम से ही स्पष्ट है, विकर्ण हम जानते ही हैं। विकर्ण अवयव क्या हो, विकर्ण को छोड़कर से सभी अवयव शून्य है, तो कौन सा अवयव कहलाएगा, विकर्ण अवयव। विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, कौन सा अवयव कहलाएगा, विकर्ण अवयव। और ध्यान रखिएगा कि विकर्ण अवयव सदैव वर्गाकार होता है, क्योंकि विकर्ण जो है वो वर्ग में आसानी से बन जाता है, जबकि आयताकार अवयव में विकर्ण नहीं बनता। आप बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा हमने, उदाहरण देख लीजिए 1 फिर 0 0 2, 2x2 का ऐसा भी है। पास में b लिखा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देख लीजिए इसमें विकर्ण में 1 2 3 लिखे हैं, शेष अवयव शून्य हो गया विकर्ण अवयव। अगला है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव वर्गाकार भी होता है, विकर्ण भी होता है, और साथ ही साथ इसके विकर्ण में जो अवयव है वो एक 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 होता है, बाकी सब शून्य होते हैं। विकर्ण में क्या होता है, 1 होता है, 1। I1 से, इसे I से दर्शाते हैं। I1 मतलब 1/1 का, I2 मतलब 2/2 का, I3 मतलब 3/3 का। देख लीजिए आप, इसे हम कौन सा अवयव कहते हैं, तत्समक अवयव। ऐसा अवयव जिसके विकर्ण में 1 हो और अवयव शून्य हो, तो ये विकर्ण भी हो गया, और जो विकर्ण होता है वर्गाकार भी होता है, इसलिए ये तत्समक अवयव की डेफिनेशन हो गई। इस तरह से और डेफिनेशन भी किताब में लिखी है, वो बहुत आसान है, आप पढ़ने से क्लियर हो जाती हैं, और वो आवश्यक भी नहीं है ज़्यादा। हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। 3.1 प्रश्न क्रमांक पहला, हमारे पास एक प्रश्न लिखा गया है, 2 2 5
19 -7 35 -2 5/2 12 करनी 3 1 -5 17। इस तरह से एक प्रश्न लिखा है। पूछा जाता है आव्यूह की कोटि। क्या पूछा जाता है? आव्यूह की कोटि। कोटि अभी हमने कोटि की डेफिनेशन पढ़ाई थी, क्या होती है? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को आव्यूह की कोटि कहते हैं। हमने देखा कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। हमने देखा कि इसमें आड़े में 3 पंक्तियां हैं, 3 रो हैं। एक 25 19 वाली, अगली 35 -25/2 वाली, अगली करनी 3 1 -5 वाली, ऐसी। यानी कि इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। इसलिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को हम इसकी कोटि कहते हैं। तो इसकी कोटि हो गई 3 × 4। आप उदाहरण में सवाल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 3 × 4। अगला है अवयवों की संख्या। तो 3 × 4 = 12। तो ये बस में अवयवों की संख्या कितनी है? 12। हम गिन के भी देख सकते हैं, इसमें 12 अवयव हैं। अगला, इसमें A13 A21 A33 A24 A23 इनके मान पूछे हैं। तो पहला क्या है? 13 13 मतलब A13 मतलब 1 पंक्ति, 3 स्तंभ। आगे पंक्ति होती है, पीछे स्तंभ होता है। तो जो A13 मतलब पहली पंक्ति में लिखा हो और तीसरे स्तंभ में लिखा हो। कौन से में? पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ। ये 19 पहली रो में है, तीसरे स्तंभ में है 19। पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। अगला 21 21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में हो। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में। 35 ये दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है। अगला है 33 मतलब थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में। कितना? -5। देख लीजिए, तीसरी रो है और तीसरा कॉलम है। अगला है A24 मतलब दूसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, जो 12 मिल गया हमें। दूसरी रो, चौथे स्तंभ में। अगला 23 दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। कितना? 5/2। दूसरी रो, तीसरा स्तंभ। और सवाल भी किताब में लिखे हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें, क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। इस सवाल में क्या था? आव्यूह दिया था हमसे, उसकी कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव पूछे गए थे। अगला सवाल हमारे पास आता है, इसमें अवयवों की संख्या दी है और हमसे संभावित कोटियाँ पूछते हैं, मतलब इनकी कैसी कोटियाँ हो सकती हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है? किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 24। मतलब उसमें संख्याएं कितनी हैं? 24। तो उसकी संभावित कोटियाँ कितनी हो सकती हैं? संभावित कोटियाँ मतलब कि उसकी कोटियों के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। देखिए, 24 अवयव हैं तो हो सकता है वो 1/24 का हो। 1 मतलब 1 रो हो और 24 जो है वो कॉलम में अवयव लिखे हों। हो सकता है वो 2/12 का हो, उसमें 2 रो लिखी हों और 12 कॉलम लिखे हों। हम 2 से लगाया, 3 से जा रहा है, हाँ 3 8 24 हो गया। तो 3 × 8 भी हो सकता है। 4 से 4 6 24 भी हो सकता है। 5 से भाग नहीं जा रहा तो होएगा नहीं। 6 से 6 चौको 24, 6 चौको 24 भी हो सकता है। 7 से नहीं जा रहा, 8 से 8 3 24 हो सकता है। 9 से नहीं जा रहा, 10 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, 12 से जा रहा है, 12 दूनी 24 और फिर 24 से कम 24। इस तरह से उसकी संभावित कोटियाँ बन सकती हैं। अगला इसी में, किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं तो उसकी संभावित कोटियाँ क्या होंगी? 13 है। 13 विषम संख्या है जिसके गुणनखंड में नहीं होते, तो 1 × 13 या 13 × 1, 2 ही चीज़ें बन सकती हैं। ऐसे ही सेम प्रश्न नंबर 3 है। देखिए, किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं। किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभावित कोटियाँ कितनी होंगी? 18 अवयव हैं तो उसमें कोटियाँ 1 × 18, ठीक है भैया। 2 नाम 18 भी हो सकता है, 3 18 भी हो सकता है। 4 से भाग जा नहीं रहा, 5 से जा नहीं रहा, 6 से 6 3 18, 7 से नहीं जा रहा, 8 से नहीं जा रहा, 9 से 9 दूनी 18, फिर 18 से जा रहा है तो 18 एकम 18। इस तरह से उसकी कोटियाँ बन सकती हैं। सेम अगला प्रश्न, किसी आव्यूह में 5 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 5। तो उसकी संभावित कोटियाँ कितनी होंगी? 5 कोई विषम संख्या, 1 × 5 और 5 × 1। तो इस तरह से उसकी संभावित कोटियाँ
बन सकती हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 4। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अभी वर्तमान ब्लूप्रिंट के अनुसार एमपी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसमें 2 अंक का सवाल इसमें से पूछा जाता है, एक 5 अंक का ही पूछा जाता है। चूँकि ये 2 नंबर पे भी आ सकता है और बड़ा वाला सवाल 5 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल की दृष्टि में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है 2/2 यानी 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए यदि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। ये हमसे पूछा जा रहा है कि 2/2 आव्यूह की रचना कीजिए। 2/2 आव्यूह कैसे बनेगा, जिसमें 2 पंक्तियाँ हों और 2 स्तंभ हों। 2 पंक्तियाँ कैसे अवयव भरेंगे, 1-1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1-2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अगला क्या है 2-1 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम। अगला क्या है A22 22 मतलब दूसरी रो दूसरी कॉलम। गिनती नहीं है, समझ में आ रहा है। 11 12 21 22 कैसे, 11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और 22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। जी हमें मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, A11 A12 A21 A22। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। A11 क्या है साहब, A11 में आई का मान हो गया 1 और जे का मान हो गया 1। आगे होता है आई, पीछे होता है जे। देखिए A11 मतलब आई का मान 1 जे का मान 1। जो प्रश्न लिखा है उसमें रख दो, आई की जगह 1 और जे की जगह पे 1। ऊपर स्क्वायर ज्यों कहते हो बटे 2 ज्यों कहते हो। A11 निकाल रहा हूँ मैं, 1 और 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर सामने देखते जाइए उसके, 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 बटे में 2 और 4 में 2 से भाग लगा दिया सो आ गया 2। इस तरह से हमने क्या निकाला A11। आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, फिर से देखिए A11 मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह 1। ऐसे अब A12 देखना, A12 में आई का मान 1 जे का मान 2। कंपेयर करो AIJ और A12, आई की जगह 1 जे की जगह 2। देखिए 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 1 और 2 हो गए 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। फिर समझिए A21 आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखिए, 2 + 1 का स्क्वायर बटे 2 यानी 3 का स्क्वायर बटे 2 9 बटे 2। फिर समझिए आखिरी बार चौथा 22 मतलब आई की जगह 2 जे की जगह 2 रख दिया प्रश्न में। ऊपर देखिए सबसे ऊपर यहाँ और यहाँ 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 जो कहते हैं काट दिया 8 आ गया। इस तरह से हमने A11 A12 A21 और A22 के मान निकाल लिए, जिन्हें हमने आव्यूह में रख दिया और हमारा 2 नंबर का सवाल समाप्त हो गया। A11 की जगह 2, A12 की जगह 9 बटे 2, 21 की जगह 9 बटे 2, 22 की जगह 8 सबके मान रख दिए। हम इस तरह से 2-3 सवाल और करवाएंगे। किताब में 4 5 6 सवाल लिखे हुए हैं, आप अच्छे से कर लें। इम्पॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखिए अगला सवाल करवाते हैं हम। प्रश्न है AIJ बराबर आई बटे जे। क्या है आई बटे जे, ऊपर आई का मान लिखना है, बटे में जे का मान लिखना है। वही प्रश्न है 2/2 का आव्यूह बताइए। 2/2 का बताना है, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ होने चाहिए। वे अवयव आएंगे 1-1 1-2 2-1 2-2। ये समझ आ रहा है, ये गिनती सी कैसे लिख देते हैं, गिनती नहीं है वो पोजीशन है। वो अवयव किस जगह पर रखा हुआ है, उसका क्या पहचान है, वो किस वैल्यू को कंटेन करता है, मतलब उसकी क्या वैल्यू है, किस पोजीशन को रखता है वो। पंक्ति स्तंभ, आगे पंक्ति होती है पीछे स्तंभ होता है। 1-1 मतलब पहली पंक्ति में है पहले स्तंभ में, 1-2 मतलब पहली पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में, 2-1 मतलब दूसरी पंक्ति में है पहले स्तंभ में, 2-2 मतलब दूसरी पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में। देखिए A11 ज्ञात करें, आई का मान 1 जे का मान 1, ऊपर रखा 1 नीचे रखा 1, 1/1 1 आ गया।
अगला है A12, मतलब आई का मान 1, जे का मान 2 रखा, 1/2, 1/2 हो गया। फिर अगला 2 1 निकाला, सो आई का मान 1 हो गया, जे का मान भी 1 हो गया, आई का मान 2 हो गया और जे का मान 1 हो गया, तो 2/1। अब 2 मतलब आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, 2/2, 2 से 2 कट गया, 1 आया, जिसे उठाकर हमने आप व्यू में A11, A12, 2 1 और 2 की जगह पर रख दिया। आप खुद हल करें, आपको समझ में आता जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। ये बहुत सरल चैप्टर है, लोग कहते हैं कि ये किताब का सबसे सरल चैप्टर है। आप व्यू बहुत आसान, बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बीएससी कर लीजिए, बीई कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, बीएससी ऑनर्स कर लीजिए, आपको ये आप भी अवश्य पूछा जाएगा। एयरफोर्स के, इंडियन नेवी के, AASSR जैसे भी एग्ज़ामों में भी आप भी पूछा जाता है। IIT जेई में भी आप भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। 5 क्या है, वही पिछले सवाल की तरह 3/4 का बनाना है। पिछले में क्या था, 2/2 का बनाना था, इसमें कितने बाई कितने का बनाना है, 3/4 का बनाना है। 3/4 मतलब 3 पंक्तियाँ 4 स्तंभ। देखिए हमने लिखा है 3 पंक्तियाँ, आड़े में 3, खड़े में 4। पोजीशन देख लीजिए, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4। पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, चौथा स्तंभ, फिर 2 1, 2 1 की देख लीजिए, 2 1 2 2 2 3 2 4। पोजीशन आपको समझ में आने लगी होगी अब। ऐसे 3 1 की देख लीजिए, 3 1 3 2 3 3 3 4। कितने बाई कितने का हो सकता है, आगे पंक्ति का नंबर होगा, पीछे स्तंभ का नंबर होगा। क्लियर हो गई बात। 32 कहाँ से, तीसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, कोई भी चीज़ आप समझ लीजिए। ऐसे ही AIJ का मान प्रश्न में लिखा है 1/2 -3i + j मॉड के अंदर। हम पहले A11 अच्छे से डीपली निकाल के दिखाते हैं। आई का मान 1, जे का मान 1, उठा के इस प्रश्न में रखा, 1/2, आई की जगह 1 कोष्टक में रख दिया, जे की जगह 1, 3 से गुणा करा, -3 एकम 3 +1, -3 +1 हो गए -2, मॉड में से निकाल लिए, +2, आगे का 1/2 ज्यों का त्यों, 2 से 2 कट गया, आ गया 1, यानी A11 का आंसर आ गया 1। फिर हम समझाते हैं थोड़े जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकालना है इसमें। A12 मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखो, -3, 1 + जे की जगह 2। तो ये आप सामने देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। -3 एकम 3 +2 यानी -1 बचा, मॉड बस निकला +1/2। ऐसे आप A13 देख लीजिए, समझ आया। 13 में मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह 3। A13 देख लीजिए, कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी आपको। A14 देख लीजिए, A21 देख लीजिए, A22 देख लीजिए, आई की जगह 2 और जे की जगह 2 रखा है A22 में। अब फिर से देखिए, A23 दिखाएं, फिर समझाता हूँ मैं। आई की जगह जो 2 और जे की जगह 3 रखा, 1/2 मॉड -3, आई की जगह 2, जे की जगह 3, 3 दूनी -6 +3, सामने सब कुछ लिखा है, क्लियर क्लियर, एक एक स्टेप लिखी हुई है सामने। -6 +3 हो गया, मॉड में से निकला +3/2। ऐसे A24 को देख लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। A31 को देख लीजिए, A32 को देख लीजिए, A33 को देख लीजिए, A34 को देख लीजिए, आई की जगह
3 और जे की जगह 4। मैंने सारे मान आराम से रख के आपको दिखा दिए और इन सभी मानों को उस आव्यूह में अपने अपने जगह पर रख दिया। इस तरह से हमें आंसर मिल गया। ये सवाल 5 नंबर का था, ऊपर 2/2 का 2 नंबर का था। ठीक समझ आ गया आपको। अब मैं प्रश्न क्रमांक 6 इसके अंदर 2-3 सवाल और भी लिखे हुए हैं, 2-3 उदाहरण में लिखे हुए हैं, आप उन्हें करें। इम्पॉर्टेंट सवाल की श्रृंखला है। इस प्रश्नावली से सवाल पेपर में पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ाते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z ज्ञात करो। x, y, z के मान निकालना। पहला सवाल देखिए, 4, 3, x, 5 बराबर में y, z, 1, 5। सरल सवाल है, तुलना करना है हमें। तुलना करने का नियम, पहले अवयव की पहले से तुलना करना है, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से, मतलब संगत अवयवों की तुलना करना है। देखिए 4 y हो गया, y बराबर 4, 3 z हो गया, 3 बराबर z, x 1 देख लीजिए, 5 बराबर 5। हम तुलना जब ही कर सकते हैं ये 5 बराबर 5 सही है। मतलब यदि 5 और उस तरफ कहीं 4 होता तो हमारे एक्स वाई जेड के मान नहीं कहलाते, क्योंकि संगत अवयव समान होना चाहिए, तभी दो आव्यूह समान हो सकते हैं। दो आव्यूह समान होने के लिए सबसे बड़ा गुणधर्म है कि उनके संगत अवयव समान हो और उनकी कोटि समान हो। समझ आ गया आपको। देखिए एक और समझिए, थोड़ा और क्लियर होएगा। प्रश्न क्रमांक 2, x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड, एक्स वाई बराबर में 6, 2, 5, 8। मैंने तुलना करी, x प्लस वाई 6 हो गया। समझ आ गया, ठीक। अगले की तुलना करी, नीचे वाली कर दी मैंने। 5 प्लस जेड काय के बराबर आया, 5 के। पक्षांतर करा, 5 में से 5 गया, जेड का आंसर आ गया, जेड बराबर 0। ऊपर तुलना करी, 2 बराबर 2 सही है, 2 बराबर 3 होता तुलना नहीं होती, सवाल का कोई आंसर नहीं कहलाता। फिर भले ही एक्स वाई जेड के आंसर आ गए होते, लेकिन 2 बराबर 2 नहीं होता तो हमारे सवाल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। हम लिख देंगे कोई हल नहीं, आव्यूह समान नहीं है, ऐसा लिखा जाएगा। यदि 2 बराबर 2 नहीं होगा तब यहाँ है, आंसर निकल के आएगा। आगे हमने तुलना करी, एक्स वाई बराबर 8, ये देखिए एक्स वाई बराबर 8, तो हमने बाय का मान निकाल लिया। गुणा की संख्या बटे में चली गई, 8/x, जिसे हमने समीकरण नंबर 1 में बाय की जगह पर रख दिया। देखिए x प्लस बाय की जगह 8/x बराबर 6। x एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस के 8, x उधर चला गया, 6x हो गया। पक्षांतर करा, प्लस के 6x माइनस के 6x हो गए, माइनस के 6 को तोड़ दिया, माइनस के 4x माइनस के 2x में सही टूटा है। x कॉमन निकाल लिया, गुणनखंड आप जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। -2 कॉमन निकाले, x -4 हो गया, 2 गुणनखंड बन गए, x -4 x -2, x बराबर 4 और x बराबर 2 आ गया। x बराबर 4 हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, सो y बराबर 2 मिल जाएगा, और x बराबर 2 हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, सो y बराबर 4 मिल जाएगा। आप रख कर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से x बराबर 4 या 2 आ गया आंसर, y बराबर 2 या 4 आ गया। मतलब 4 रखने में 2 आ जाता है, 2 रखने पे 4 आता है, और z बराबर 0 ही रहता है। आप फिर से देख लीजिए एक बार पूरा सवाल। तुलना करी, x प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 5, पक्षांतर कर दिया, z बराबर 0 आया। अगले x वाई बराबर 8, धीरे धीरे करके समझते जाइए। आप फिर से देख लें एक बार और सवाल का सॉल्यूशन। आप कर देखेंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा।
अगला सवाल चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, छोटा सवाल लिखा है, नीचे x प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9 5 3 है, मान निकालना है। हमने तुलना करी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो गया, x प्लस जेड बराबर 5 हो गया, वाई प्लस जेड बराबर 7 हो गया। पहले को नाम दे दिया समीकरण 1। फिर नीचे x प्लस जेड बराबर कितना है 5, ये देखिए इसे उठा के हमने समीकरण 1 में रखा, x प्लस जेड की जगह पर क्या रख दिया 5। सो ये y प्लस 5 हो गया, बराबर 9 लिखा है, 5 को पक्षांतर करा, 9 में से 5 चले गए, 4 बच गया, y का आंसर आ गया। हमने आगे तुलना करी, y प्लस जेड बराबर 7 है, y का मान 4 रख दिया, साइड में देखें आप, पक्षांतर करा, z का मान 3 आ गया। इन्हें उठा के हमने समीकरण 1 में रख दिया, y की जगह 4 और z की जगह 3, 4 और 3 7, पक्षांतर करें, 9 में से 7 चलेगा, इसे 2 बच गया। इस तरह से आंसर मिल गया। सरल सवाल था, आप समझ चुके होंगे। अब अगले सवाल को लेकर आए हैं, प्रश्न क्रमांक 7। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13, और हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी के मान याद कीजिए। हमने पिछले सवाल की तरह तुलना करी, पहले की पहले से देख लीजिए आप, संगत अवयवों की तुलना हो गई। a माइनस बी 1 हो गया, 2a प्लस सी 5 हो गया, 2a माइनस बी 0 हो गया, 3c प्लस डी 13 हो गया। समीकरण 1 2 3 4 नाम दे दिए। चूँकि हमें इन समीकरणों को हल करना है, हमने देखा कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 दोनों a और b से बने हैं। समीकरण 1 है a माइनस बी और समीकरण 3 है 2a माइनस बी। इसलिए हमने इन दोनों समीकरणों को साथ में हल करा। लेफ्ट साइड देख लीजिए, विलोपन विधि से। कैसे हल करा? विलोपन विधि से। विलोपन विधि आप जानते हैं, a माइनस बी बराबर -1 है, 2a माइनस बी बराबर 0 है। घटाया, चिन्ह बदलिए, माइनस हो गया, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। देखते जाइए आप, a में से -2a घटा दिया तो -a बच गया, राइट साइड -1 बचा, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 1 आया। फिर a बराबर 1 को हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। ये देखिए रखा है 1 माइनस बी बराबर -1, साइड चेंज कर लिया, -1 प्लस हो गया, b माइनस का उस तरह जाकर प्लस का हो गया, b बराबर 2 आ गया, b बराबर 2 आया। इसे हमने समीकरण 2 में रख दिया। किसकी जगह, सॉरी a का मान 1 हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। ये देखिए 1 प्लस c बराबर 5, 2 एकम 2 उस तरफ चला गया, c बराबर 3 आ गया, c का मान आ गया, जिसे हमने समीकरण 4 में रख दिया। c की जगह 3 प्लस 3 3 प्लस d बराबर 13, 3 3 9 उस तरफ चले गए, 9 13 में से 9 चले गए, कितने बच गया 4। इस तरह से हमें आंसर आ गया। जितने भी सवाल सॉल्व करने वाले थे हमने आपको करवा दिए हैं। पहली प्रश्नावली समाप्त हो गई। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हम अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज को लेकर हाजिर होंगे। आपको जो डाउट हो तो आप हमें मैसेज करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।